हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं क्रोनोलॉजी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ गवर्नर जनरल्स। पिछले 3 पार्ट्स में हमने 1757 से 1931 देख लिया है। अब हम 1931 से 1947 देखेंगे, जो कि इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। इससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम है स्नेहल शिंदे। मैंने यूपीएससी में इंटरव्यू दिया हुआ है। आप मेरे सारे मार्क्स देख सकते हैं। मेरा टोटल था 917, जो कि कट ऑफ से कुछ 40 मार्क्स कम है। सो दैट इज़ अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि गांधी जी दांडी मार्च करते हैं, गांधी इरविन पैक्ट साइन करते हैं और इंग्लैंड चले जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। बट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चीज़ें बिगड़ जाती है। गांधी जी के खुद के डिमांड्स, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के डिमांड्स और अदर पार्टीज़ के डिमांड्स सब मीट नहीं हो पाते और ये कॉन्फ्रेंस एक फेलियर होता है। गांधी जी इंडिया वापस आ जाते हैं और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि एक हिट मूवमेंट थी, उसको रीलॉन्च करते हैं। ये सब हो रहा होता है लॉर्ड विलिंगडन के टाइम में, जिनका टाइम पीरियड है 1931 से 1936। उसी समय 1932 में कम्युनल अवार्ड रैमसे मैकडोनल्ड डिक्लेयर करते हैं, जो कि ब्रिटेन के उस वक्त पीएम होते हैं। अब कम्युनल अवार्ड में हम देखते हैं कि पीछे हमने देखा था 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले थे मुस्लिम्स के लिए, जिसमें वोटर और इलेक्टेड दोनों मुस्लिम होते थे। अब हम देखते हैं यही ऑप्रेस्ड क्लासेस को दिया जाता है, जिसमें वोटर्स और इलेक्टेड दोनों ऑप्रेस्ड क्लास से आएंगे। ऐसा ये सिस्टम होता है। पर गांधी जी को लगता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैव लेड टू फ्रैगमेंटेशन और हिंदू मुस्लिम डिवाइड। वो नहीं चाहते कि ऐसा ही इंडिया के बाकी कम्युनिटीज़ में हो। इसीलिए गांधी जी पूना के येरवाड़ा जेल में फास्ट टर्न टू डेथ करते हैं और वो चाहते हैं कि ये जो कम्युनल अवार्ड है इसको ब्रिटिशर्स पीछे ले। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पूना पैक्ट साइन करते हैं गांधी जी के साथ, जिसमें वो रिजर्व्ड इलेक्टोरेट्स एक्सेप्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, जो इलेक्टेड है वो उस कम्युनिटी से होंगे, ऑप्रेस्ड कम्युनिटी से होंगे, पर वोटर्स ये जनरल होंगे, सारी कम्युनिटीज से आएंगे। इसके बाद फिर से इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होता है 1933 में। और हमने देखा था पिछले पार्ट में साइमन कमीशन इंडिया आई थी नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को सजेस्ट करने के लिए। उन्हीं के सजेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ जाता है। अब नेक्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड लितिन ग्रो। इनका टाइम पीरियड था 1936 से 1944। इनका टाइम पीरियड काफ़ी हैपनिंग था, तो मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस 1936-37 में होते हैं और कांग्रेस इस इलेक्शन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है और काफ़ी एरिया में मिनिस्ट्रीज भी फॉर्म करती है, काफ़ी प्रोविंसेस में। और वर्ल्ड वॉर 2 का आउटब्रेक भी इन्हीं के समय में होता है। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है। अभी हमने पीछे भी देखा था कि जब भी वर्ल्ड वॉर्स चल रहे हैं, ब्रिटिशर्स बैकफुट पे आ जाएंगे, इंडियंस को ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और इंडियंस की ज़्यादा बात मानेंगे। और इंडियंस जो भी मिनिस्ट्रीज फॉर्म की थी कांग्रेस ने, उससे रिज़ाइन करते हैं, क्योंकि कांग्रेस सपोर्ट नहीं करता है ब्रिटेन की एंट्री वर्ल्ड वॉर 2 में। इसी समय बोस भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। वो पूरा त्रिपुरी में बोस इलेक्ट होते हैं। गांधी जी उनको सपोर्ट नहीं करते हैं और फिर से बोस रिज़ाइन कर देते हैं इस प्रेसिडेंसी से। इसी समय 1940 में मुस्लिम लीग डिमांड करती है एक सेपरेट मुस्लिम नेशन की। आप देख रहे हैं 1940 में इन्होंने डिमांड की है और 1947 में इंडिया का पार्टीशन भी हो जाता है। यानी कितना क्विक सक्सेशन में ये कम्युनलिज्म प्रोग्रेस किया है, हम आगे देखेंगे। तभी ऑगस्ट ऑफर भी आता है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, इसलिए ब्रिटिशर्स चाहते हैं इंडिया कोऑपरेट करे, इंडियंस कोऑपरेट करे, इसीलिए वो लोग ये ऑफर डिक्लेयर करते हैं। इसी ऑफर के बाद क्रिप्स इंडिया मिशन भी आता है। क्रिप्स एक कैबिनेट लेवल मिनिस्टर होते हैं जो इंडिया आते हैं और इंडियन से बात करते हैं। वो डोमिनियन स्टेटस प्रपोज करते हैं, बट डोमिनियन स्टेटस तो इंडियंस ने 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड करते वक्त ही छोड़ दिया था, इसीलिए ये मिशन फेलियर होता है। इसी दौरान बोस भी एस्केप कर जाते हैं और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करते हैं सिंगापुर में। हम देखेंगे ये आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जब इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल और आगे प्रोग्रेस करेगा। फाइनली क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करते हैं 1942 में। ग्वालियर टैंक बॉम्बे में ये मूवमेंट लॉन्च करते हैं और डू और डाई का स्लोगन देते हैं, करो या मरो। गांधी जी काफ़ी एग्रेसिव हो चुके होते हैं, इसमें मास मूवमेंट लॉन्च कर चुके होते हैं।
इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे ही ये मूवमेंट लॉन्च हो जाता है नेक्स्ट दिन 8 अगस्त को सारे कांग्रेस के मेजर लीडर्स को अरेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए सेकेंड रंग ऑफ लीडरशिप जो है वो एक्टिव हो जाती है, अंडरग्राउंड मूवमेंट्स होती है और पैरेलल गवर्नमेंट्स भी चलती है सातारा और बलिया जैसी जगहों में। डिवाइड एंड क्विट का स्लोगन कराची सेशन में मुस्लिम लीग देती है। आप देख रहे हैं 1940 में उन्होंने सेपरेट नेशन मांगा है, 1942 में इन्होंने डिवाइड एंड क्विट कहना शुरू कर दिया है। आप आगे देखेंगे कि ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कैसे मुस्लिम लीग और पार्टीशन का कारण बनते हैं। फिर आते हैं लॉर्ड वेवल, ये इंडिया के वॉइसरॉय थे 1944 से 1947। इनको आप याद रख सकते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस, जिसमें इन्होंने मुस्लिम लीग को वर्चुअल वीटो दे दिया था और जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करनी थी वो भी अच्छे से नहीं बन पाई थी क्योंकि ये काफ़ी इनडिसिसिव थे। CR फॉर्मूला जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग के लिए होता है वो भी सक्सेस नहीं हो पाता और गांधी और जिन्ना इनकी भी टॉक्स फेल हो जाते हैं। ऐसे में ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है सितंबर 1945 में। पर आप देखिए वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का हैवी लॉस हो चुका है। ब्रिटेन हैज़ लॉस्ट इट्स पावर, इट्स सुपर पावर। ब्रिटेन वैसे जीता था वर्ल्ड वॉर 2 में, बट उनकी पावर जो है सारी ख़त्म हो गई थी। USA और USSR नए सुपर पावर बन के उभरते हैं दुनिया में और ब्रिटेन काफ़ी पीछे रह जाता है। इसीलिए और ब्रिटेन में लेबर पार्टी की भी गवर्नमेंट आ जाती है। इसीलिए अब कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजा जाता है और कांग्रेस इनके डिमांड्स एक्सेप्ट कर लेती है। कैबिनेट मिशन में पार्टीशन का कोई मेंशन नहीं था। ये क्वेश्चन आता है बार बार, आपने याद रखना है कैबिनेट मिशन डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट पार्टीशन। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट होती है 1946 में, ये कैबिनेट मिशन के बाद इलेक्ट हो जाती है। इसी दौरान रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी भी होती है, बॉम्बे में इसकी स्टार्ट होती है। कुछ नेवल कैडेट्स होते हैं, नेवल सोल्जर्स होते हैं जिनको अच्छा फूड नहीं मिल रहा होता है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है उनके खिलाफ, और वो जो है बगावत कर देते हैं, रिवॉल्ट कर देते हैं और सिटी के लोग हैं, सिटी के शॉपकीपर्स इनको ज्वाइन कर लेते हैं। और तभी ब्रिटिशर्स को दिखता है कि अब हमारे पास इतनी मिलिट्री पावर्स नहीं बची है कि हम इंडियंस को और उनके रिवॉल्ट को कंट्रोल में रख पाए। USA का भी प्रेशर होता है, ब्रिटेन भी वीक हो चुका होता है, तो अब इंडिया को कंट्रोल में रखना काफ़ी मुश्किल हो चुका होता है। INA ने भी काफ़ी काम किया होता है, उन्होंने जापान के साथ मिलके इंडिया में एंटर कर लिया होता है और INA ट्रायल्स में भी दिखता है ब्रिटिशर्स को कि हमारी पावर डाउन हो रही है और हमें इंडिया को कंट्रोल करना मुश्किल होते जा रहा है। तो अब इनएविटेबल था कि ब्रिटिश इंडिया को छोड़कर जाएंगे और तभी ऐसी अनाउंसमेंट कर देते हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली कि एंड ऑफ ब्रिटिश रूल नियर है और हम 1948 तक इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे। तब मुस्लिम लीग भी डायरेक्ट एक्शन डे करते हैं। 1946 में है ये, 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग भी डायरेक्ट एक्शन डिक्लेयर करते हैं जिसमें वो लोग वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं कैलकाटा और पंजाब के कुछ रीजन्स में। फाइनली ब्रिटिश पार्लियामेंट लॉर्ड माउंटबैटन को इंडिया भेजते हैं ताकि इंडियन इंडिपेंडेंस को एक्सपेडिएट किया जाए। अब इंडियन इंडिपेंडेंस का एक मेन रीज़न था इतना प्रॉब्लमैटिक होने का, प्रिंसली स्टेट्स, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इनके बीच में जो भी डिस्प्यूट्स चलते थे इनको एक पेज पे लाना बहुत ही मुश्किल था। और लॉर्ड माउंटबैटन काफ़ी नोन थे, वो रॉयल फैमिली से आते थे, इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उन्हें भेजा था ताकि वो स्ट्रीमलाइन कर पाए। 3 जून प्लान में पार्टीशन ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट किया जाता है। 3 जून प्लान इज़ द फर्स्ट प्लेस वेयर दे एक्सेप्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू 2 नेशंस बेस्ड ऑन रिलीजन एंड दिस लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 लाख लोगों की डिस्प्लेसमेंट होती है, उनका घर, उनका पूरा जीवन उनको पीछे छोड़ के आना पड़ता है। सिरिल रैडक्लिफ इनके अंडर कमीशन एस्टैब्लिश होती है जो कि डिमार्केट करती है बाउंड्री इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ओके, और इंडियन इंडिपेंडेंस का बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है। फाइनली हम देखेंगे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है 15 अगस्त 1947 को और ब्रिटिश रूल का एंड होता है इंडिया में। यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का एंड होता है और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का स्टार्ट होता है, जो आगे हम कोई और सीरीज़ में देखेंगे। पर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है पर उसके साथ आता है पार्टीशन, और ये होता है रिलीजियस बेसिस पे, जो कि आज भी कम्युनलिज्म के रूप में इंडिया में देखा जा सकता है। इंडिया के रिसोर्सेज डिवाइड हो जाते हैं और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री होता है।
तो इंडिया के सामने काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, बट इंडिया को फाइनली इंडिपेंडेंस तो मिल गया होता है। एंड नाउ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हम देख सकते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट इवेंट था इंडिया के हिस्ट्री में। मैंने आपको पूरी हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी फास्ट और क्लियर लैंग्वेज में समझा दी है। आप और फैक्ट्स को इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं और क्रोनोलॉजी याद रख सकते हैं। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनने में मदद होगी, आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने में मदद होगी। तो आप ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बना लीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये लेक्चर सीरीज़ कैसी लगी और आपको इससे फ़ायदा हुआ या व्हाट ऑल आर योर थॉट्स अबाउट इट। आई वुड लव टू नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। आई होप आपको मज़ा आया हो और कुछ सीखने मिला हो। थैंक यू वेरी मच।